हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यश। स्वागत है आपका मेरे चैनल द ट्रेलर में। ये पाकिस्तान के शहर कराची का वो दर्दनाक और सच्चा केस है जो हुआ तो आज से 40 साल पहले था, मगर इसके बारे में बात करके लोग आज भी सहम उठते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये केस इंडिया के स्टोनमैन केस से काफ़ी मिलता जुलता है, जो बीच रात सड़क पर सोते लोगों पर पत्थर फेंक कर उन्हें मार देता था, मगर ये ग्रुप था जो हथौड़ियों का इस्तेमाल करता था। हथौड़ा गैंग केस और स्टोनमैन केस में एक बात और कॉमन है, और वो ये है कि ये दोनों केस 80 के दशक में हुए और दोनों ही पकड़े नहीं गए। मगर इस हथौड़ा गैंग के पीछे एक ऐसी इंटरनेशनल साजिश थी जिसने पूरी पाकिस्तान गवर्नमेंट को हिला कर रख दिया। रात 1:30 के करीब कराची एयरपोर्ट के रनवे पर एक इंटरनेशनल फ़्लाइट लैंड होती है। इस फ्लाइट में से 7 ऐसे लोग उतरे जो पाकिस्तानी नहीं थे, और उनका हुलिये को भी देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कोई बड़ा कांड करने वाले हैं। जो बैग्स उनके हाथ में थे वो देखने में तो बिल्कुल नॉर्मल थे, मगर उन बैग्स के अंदर जो सामान था वो पूरे पाकिस्तान में दहशत की वजह बनने वाला था। इन बैग्स में कुल्हाड़ियाँ और बड़ी बड़ी हथौड़ियाँ थीं, और वो सभी ये बैग्स लेकर वेटिंग एरिया पहुँचे और वहाँ किसी का इंतज़ार करने लगे। महज कुछ ही देर बाद एक एयरपोर्ट सिक्योरिटी ऑफिसर उनके पास आया और सिक्योरिटी क्लियरेंस पास उनके हाथ में थमा दिया। ना तो इन 7 लोगों की कोई चेकिंग हुई और ना ही उनसे कोई सवाल पूछा गया, और वो सभी खामोशी से कराची एयरपोर्ट से बाहर निकल गए। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ये सभी लोगों को क्लियरेंस पास देने वाला ऑफिसर था कौन? क्या वो कोई दूसरे देश का सीक्रेट एजेंट था या एयरपोर्ट का ही कोई ऑफिसर? बहरहाल ये 7 लोग कराची एयरपोर्ट से बाहर निकल गए, और फिर पूरे पाकिस्तान में खून से सनी लाशें मिलने का वो सिलसिला शुरू हुआ जिसने लगभग 200 परिवारों को उजाड़ दिया। पुलिस को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है, क्योंकि कोई भी सुराग केस को सॉल्व करने में उनकी मदद नहीं कर रहा था। आखिरकार इस केस को सॉल्व करने के लिए एक रिटायर्ड फौजी को सामने आना पड़ा, और फिर जो सच्चाई दुनिया के सामने आई उस पर कोई भी यकीन करने को तैयार नहीं था। इन 7 लोगों का ग्रुप का जो मिशन था वो इतना खुफिया और ख़तरनाक था जिससे लोगों की रूह कांप उठी। मगर सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये 7 लोग कौन थे और कहाँ से आए थे? वो कौन सा खुफिया मिशन था जिसे वो पाकिस्तान में अंजाम देना चाहते थे, और उन्हें एयरपोर्ट से बिना चेकिंग के किसने निकलवाया? ये पाकिस्तान के इतिहास का वो केस है जो ना इससे पहले कभी हुआ और ना बाद में, और जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अप्रैल 1985 कराची के एक हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड के बाहर कुछ लाशें लाई जाती हैं जिनके सर फटे हुए थे और खून उनके पूरे कपड़ों पर जमा हुआ था। इनमें से कुछ लाशों की आंखें खुली हुई थीं और उनमें ऐसा खौफ था जैसे मरने से पहले उन्होंने अपनी मौत देख ली हो। इसके कुछ ही देर बाद पुलिस को कैंट स्टेशन के ब्रिज के पास 2 लाशें मिलती हैं, और इसी के साथ 10 लाशें और मिली जो एक पुराने घर में पड़ी थीं। इन सभी लाशों की कंडीशन बिल्कुल एक जैसी ही थी, जिनके सर कुचले हुए थे और जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी बहुत भारी चीज़ से इन्हें मारा गया हो। इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत में पहले तो पुलिस को लगा कि ये शायद किसी चोर या क्रिमिनल ग्रुप का काम है, लेकिन ये अभी सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि बहुत कुछ अभी सामने आना बाकी था। पुलिस इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि वो एक ऐसा केस हैंडल करने वाले हैं जिसमें वो कोई कार्रवाई भी नहीं कर पाएंगे। लाशों पर लाशें बढ़ती जा रही थीं, और हर न्यूज़पेपर की हेडलाइन में बार बार एक ही नाम सामने आने लगा, और वो था हथौड़ा गैंग। लोगों में ये दहशत फैल गई कि एक ग्रुप है जो रात के अंधेरे में आता है, सोते हुए लोगों पर हथौड़ों से वार करता है और फिर गायब हो जाता है। पुलिस को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अपनी तहकीकात करें कैसे, और उधर अलग अलग हॉस्पिटल्स में लाशों की गिनती बढ़ती जा रही थी। हालांकि इस पूरे केस में 200 से ज़्यादा लोग शिकार हुए, मगर इसमें 3 लोगों की कहानी ऐसी है जिससे पूरा कराची सहम उठा। इनमें से एक सलमा की फैमिली है जो अपने बच्चों समेत पूरे हथौड़ा ग्रुप का शिकार हुई, दूसरा था अकरम, और तीसरा केस कराची के एक मशहूर मज़ार के अंदर हुआ। सबसे पहले चलते हैं सलमा के केस की तरफ, जो इतना भयानक था कि इसे जिसने भी सुना वो अपने आंसू नहीं रोक पाया। इस केस के बाद ही पुलिस भी पीछे हटने पर मजबूर हो गई, और फिर एक स्पेशल ब्रांच के रिटायर्ड कर्नल को इस केस पर लगाया गया ताकि ये केस सॉल्व हो सके। अब जानते हैं कि सलमा का ये केस था क्या। उस रात सलमा अपने बच्चों को लेकर कैंट स्टेशन पहुंचती है, मगर वहां उसे पता चला कि उनकी ट्रेन लेट हो गई है। अगले ही दिन बकरीद थी और वो अपने बच्चों को लेकर अपने मायके जा रही थी। इस वक्त सलमा के साथ उसकी 3 बेटियां थीं जिनकी उम्र 12 से 15 साल के बीच थी, और ट्रेन लेट होने की वजह से वो फैसला करती है कि वो अपने बच्चों के साथ प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर ही सो जाएगी। रात के लगभग 3 बजे जब सलमा की पूरी फैमिली गहरी नींद में सो रही थी, तब उनके साथ वो हुआ जो बहुत ही खौफनाक था।
हालांकि आज के दौर में कैंट स्टेशन पर तो वेटिंग एरिया है, मगर उस ज़माने में कोई वेटिंग एरिया नहीं होता था। और तभी रात 3 बजे 3 आदमी प्लेटफॉर्म पर नजर आते हैं। ये तीनों पूरे प्लेटफॉर्म पर इधर उधर घूम रहे थे और उन्होंने अपने चेहरे और बदन को चादरों से इस तरह ढक रखा था जिससे उन्हें पहचानना बहुत मुश्किल था। कुछ ही देर बाद अचानक इस कैंट स्टेशन पर चीखने की आवाज़ें गूंजने लगीं और सब लोग घबरा गए। हुआ यूं कि जब सलमा अपनी बेटियों के साथ गहरी नींद में सो रही थी, तब ये तीनों आदमी बिल्कुल उनके पास जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले उन्होंने सलमा को अपना निशाना बनाया, जिसमें उन्होंने हथौड़े से एक ज़ोरदार वार उसके सर पर किया, जिसकी वजह से उसका सर बीच से फट गया। उसी वक्त दूसरे आदमी ने उसकी तीनों बेटियों पर हमला कर दिया और एक एक करके हथौड़ी से उन पर वार करने लगा। इस पूरे हमले में महज 1 से 2 मिनट ही लगे और लोगों की भीड़ जब वहां पहुंची तब हर जगह खून ही खून फैला हुआ था। चेहरों की हालत इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी थी कि उन्हें पहचानना भी बहुत मुश्किल था और इस तरह एक हंसती खेलती फैमिली रातों रात मौत के मुंह में चली गई। अब आते हैं दूसरे विक्टिम अकरम पर, और इसके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ, मगर उसकी किस्मत अच्छी थी और वो बच निकला। सन 1985 में अकरम पंजाब से खैबर मेल में कराची आया था, मगर रात ज़्यादा होने की वजह से वो फैसला करता है कि वो फुटपाथ पर ही सो जाएगा। बहरहाल उसने अपनी पुरानी चादर निकालकर फुटपाथ पर बिछाई और सो गया, मगर वो ये नहीं जानता था कि ये रात उसके लिए एक बुरा सपना बनने वाली है। अब तक आधी रात हो चुकी थी और हर तरफ अंधेरा था, और तभी नकाब पहने एक आदमी अकरम के पास पहुंचा और उसके सर पर जोरदार वार कर दिया। जैसे हथौड़ा करीब आया, उसकी आहट से अकरम की आंख खुल गई और उसने हमला करने वाले का हाथ पकड़ लिया। इसके बाद उन दोनों के बीच हाथापाई होने लगी, मगर अकरम का हाथ बार बार फिसल रहा था। शायद हमला करने वाले ने अपने बदन पर कुछ लगाया हुआ था। आखिरकार हाथ स्लिप होने की वजह से वो फरार हो गए, मगर अकरम की जान बच गई। हालांकि इसके बाद अकरम और आसपास की पब्लिक ने उन्हें पकड़ने की कोशिश भी की, मगर उन्होंने अपने हथौड़े वहीं फेंके और भाग गए। अकरम जिंदा तो बच गया था, मगर तब भी छोटी मोटी चोटें उसे लग गईं, और तब उसकी नज़र अपने पास सो रहे 2 लोगों पर पड़ी, जिन्हें देख उसकी रूह कांप गई। अकरम ने देखा कि उन दोनों की बॉडीज़ खून से सनी हुई हैं और सर पर हथौड़ी से इतनी बुरी तरह वार किए गए हैं कि उनके चेहरे पहचानना भी मुश्किल था। इसके ठीक 2 दिन बाद ही तीसरा केस पुलिस के सामने आता है, और इस बार काला पुल के पास सखी सुल्तान शाह बुखारी की दरगाह में यह हादसा हुआ। इस रात बहुत सारे लोग एक सूफी कव्वाली प्रोग्राम के लिए जमा हुए थे, मगर रात होते होते वो सभी अपने अपने घर जा चुके थे, क्योंकि ये कव्वाली प्रोग्राम भी ख़त्म हो चुका था। इस भीड़ में 2 लोग ऐसे भी थे जिनका घर बहुत दूर था, और तब वो फैसला करते हैं कि आज रात वो दरगाह पर ही रुक जाएंगे और सुबह फजर की नमाज़ पढ़कर अपने घर वापस चले जाएंगे। अगली सुबह पुलिस की एक टीम इस दरगाह के लिए निकलती है, क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि दरगाह पर 2 लाशें मिली हैं। इन 2 लाशों के सर पर भी बहुत बुरी तरह से वार किया गया था, मगर ना तो कोई लड़ाई हुई और ना ही कोई चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आईं। ये सभी वारदातें अब ट्रेन स्टेशन, रोड्स और मज़ारों में ही नहीं हो रही थी, बल्कि हथौड़ा गैंग लोगों के घरों तक भी पहुंच गया था और बेरहमी से उनका कत्ल कर रहा था। 21 अप्रैल 1985 की रात 3 बजे 8 मजदूर एक किराए के मकान में सो रहे थे। ये सभी मजदूर एक किराए के घर में साथ रहते थे, और वो सभी दिन भर की थकान से चूर बेखबर गहरी नींद में सो रहे थे। इस वक्त लाइट जाने की वजह से पूरी गली और मोहल्ले में अंधेरा था, और इसी अंधेरे में 6 नकाबपोश लोग मजदूरों के घर में घुसते हैं। घुसते ही उन्होंने पहले मजदूर के सर पर वार किया, और फिर दूसरे, फिर तीसरे, और इस तरह उन्होंने एक एक करके सभी मजदूरों को मौत के घाट उतार दिया। इन मजदूरों को करवट बदलने का भी मौका नहीं मिला, और महज कुछ ही मिनटों के अंदर ये 8 मजदूर मौत की नींद सो गए। सुबह जब लोगों की नज़र इस घर पर पड़ी, तब उन्होंने देखा कि दरवाजे के नीचे से खून बह रहा है, और ये देख पूरे मोहल्ले में दहशत का माहौल बन गया। इन वारदातों को होते हुए अब 1 महीना बीत चुका था, और अब तक 100 से भी ज़्यादा लोग मारे जा चुके थे, मगर ये कौन और क्यों कर रहा था, ये अभी भी एक पहेली थी। ये केस अब पाकिस्तान के हर न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन गया, और उसमें यह भी लिखा होता कि हथौड़ा ग्रुप अपने बदन पर ग्रीस या तेल लगाकर आते हैं, ताकि जब भी कोई उन्हें पकड़े तो उनका हाथ फिसल जाए। अकरम के केस में भी यही हुआ था कि जब उसने वार से बचने के लिए हथौड़ा ग्रुप के मेंबर का हाथ पकड़ा था, तब उसका भी हाथ फिसल गया था। जिस सलमा और उसकी बेटियों को इतनी बेरहमी से मारा गया, वो भी किसी तरह अपना गुजर बसर कर रही थी। उसकी 2 बेटियां पंजाब के गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ती थीं, और वो अपनी तीसरी बेटी के साथ मिलकर एक छोटी सी दुकान चलाती थी। इस फैमिली में एक वीक पॉइंट था, और इसी वीक पॉइंट का हथौड़ा ग्रुप ने फ़ायदा उठाया, जिसके बारे में आपको आगे पता चलेगा।
उधर हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स भी परेशान थे क्योंकि आए दिन हथौड़ा ग्रुप की शिकार बॉडीज हॉस्पिटल में आ रही थी। ज़्यादातर लोगों को किसी भारी चीज़ से मारा गया था और इतनी ज़ोर से मारा जा रहा था कि उनका सर बीच से अलग हो गया। यह हथौड़ा ग्रुप सिर्फ गरीब मजदूर और सड़क पर सोने वालों को अपना शिकार बना रहे थे और सलमा के पति की मौत होने की वजह से वो भी बिल्कुल बेसहारा थी और यही उसकी फैमिली का सबसे वीक पॉइंट था। अकेली औरत और बच्चे देखकर हथौड़ा ग्रुप एक्टिव हो गया और उसकी पूरी फैमिली को बेरहमी से मार दिया। हैरत की बात यह है कि इन अटैक्स में ना तो कोई अमीर आदमी मारा गया और ना ही कोई पॉलिटिशियन, और शिकार सिर्फ वही लोग हो रहे थे जो सड़क या फुटपाथ पर सोते थे। अगरम के बराबर में और मज़ार के अंदर में भी जो लाशें मिली वो सभी गरीब और मज़दूर लोग थे और अब ये वारदातें कराची के अलावा दूसरे शहरों में भी होने लगी। लाहौर, क्वेटा, पेशावर में भी इस हथौड़ा ग्रुप के विक्टिम्स सामने आने लगे, मगर एक सवाल ने पूरी पाकिस्तान गवर्नमेंट को परेशान कर रखा था कि इस हथौड़ा ग्रुप का कनेक्शन है किससे। कनेक्शन ढूंढना सही भी था क्योंकि कोई भी जुर्म बिना किसी वजह से या कनेक्शन के नहीं होता, और आखिरकार एक दिन ये कनेक्शन सबके सामने आ गया। पहले तो पुलिस ने ये थ्योरी बनाई कि ये किलिंग सिर्फ सेटिस्फैक्शन के लिए की जा रही हैं, मतलब एक ग्रुप को ये मर्डर्स करने में सुकून और सेटिस्फैक्शन मिलता है। दूसरी थ्योरी ये सामने आई कि इंटरनेशनल फंडिंग की मदद से पाकिस्तान में डर फैलाया जाए और डर का माहौल बनाया जाए। इसके पीछे सिर्फ एक ही मकसद था कि पूरे लॉ एंड ऑर्डर को तबाह कर दिया जाए और सिटीजन्स को परेशान किया जाए। इस छानबीन में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने एक ऐसा इंटरनेशनल कनेक्शन आया जिसके कनेक्शन लीबिया से थे, क्योंकि इसी तरह की वारदातें रावलपिंडी, झेलम और पंजाब में भी हो रही थीं। इन सभी अटैक्स का तरीका बिल्कुल एक जैसा ही था, मगर सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के हाथ ये कनेक्शन लगा कैसे। ये कहानी भी उतनी ही दिलचस्प और रोमांचक है, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने इस केस को सॉल्व किया कैसे। यहाँ से एंट्री होती है उस ऑफिसर की जिसे बिग ब्रदर कहा जाता था, और इसका नाम था कर्नल सैयद, जो पाकिस्तानी आर्मी की स्पेशल सर्विस ग्रुप का ऑफिसर था। कर्नल सैयद एक ऐसी कहानी सामने लाया जिसने इस पूरे केस का रुख ही बदल दिया और अब धीरे धीरे इस केस की परतें खुलने लगी। इस पूरे केस में एक नाम कर्नल सैयद के सामने आया और वो था अम्मार, जो पाकिस्तान के लिबियन बैंक में इंचार्ज था। दिन में तो वो बैंक में काम करता, मगर रात होते होते इस मौत के खेल का मास्टरमाइंड बन जाता। अम्मार ही वही शख्स था जिसकी वजह से कराची की गलियों में लोग मारे जा रहे थे, मगर ये किसी को पता नहीं चल रहा था कि आखिर ये किलर्स कहाँ से आते हैं और कहाँ गायब हो जाते हैं। अम्मार लिबिया का रहने वाला था और पाकिस्तानी सीक्रेट इंटेलिजेंस की नज़र बहुत पहले से ही उस पर थी, क्योंकि उसकी एक्टिविटीज़ पर उन्हें शक था। चूँकि वो बार बार लिबिया आता जाता था और पाकिस्तान की पॉश सोसाइटी DHA में रहता था, जहाँ 3-4 गार्ड्स भी उसके साथ होते, और इसी वजह से उनका शक उस पर बढ़ता चला गया। कर्नल सैयद को अम्मार के इस केस में शामिल होने का शक हुआ और उन्होंने नाकाबंदी लगाकर उसे चेक करने का फैसला किया। ये नाकाबंदी 3 चेक पॉइंट्स पर लगाई गई और जैसे ही अम्मार की गाड़ी आखिरी चेक पॉइंट पर पहुंची, बैरियर लगाकर उसे रोक लिया गया। इस कार में अम्मार, उसका ड्राइवर और 3 हथियारबंद गार्ड्स बैठे हुए थे, और जैसे ही गाड़ी रुकी गार्ड्स ने अपनी गन बाहर निकाल दी, जिसे देख चेक पॉइंट पर खड़े एक सिपाही ने लोहे की रॉड से कार का शीशा तोड़ दिया। फौरन दरवाज़ा खोलकर अम्मार को बाहर निकाला गया और पुलिस की गाड़ी में बिठाकर उसे खुफिया जगह ले गए। आसपास खड़े लोग फटी आंखों से नज़ारा देख रहे थे और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। अम्मार से सख्ती से पूछताछ करने पर कर्नल सैयद के सामने एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ और हथौड़ा ग्रुप के कनेक्शंस लिबिया से जा मिले। जो हथौड़ा ग्रुप कराची में लोगों को बेरहमी से मार रहा था, वो कोई मामूली क्रिमिनल गैंग नहीं, बल्कि वो एक इंटरनेशनल ग्रुप से जुड़े थे। इस ग्रुप का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि अम्मार ही था, और ग्रुप की प्लानिंग और फैसले सब लिबिया से हो रहे थे। ग्रुप के सभी लोग थे तो पाकिस्तानी शहरी, मगर वो रहते लिबिया में थे, और हैरानी की बात यह है कि वो रोज़ शाम को लिबिया से पाकिस्तान आते और वारदात को अंजाम देने के बाद वापस फ्लाइट से लिबिया चले जाते। यही वजह थी कि उन्हें पकड़ना नामुमकिन हो रहा था, क्योंकि वारदात होने के बाद वो पाकिस्तान में नहीं होते तो उन्हें पकड़ा कैसे जाता। इस ग्रुप का नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग था कि उन्होंने एयरपोर्ट पर भी पाकिस्तान के एक IB ऑफिसर को ख़रीद लिया था, और ये वही ऑफिसर था जिसने उन्हें क्लियरेंस कार्ड दिया था। इस ऑफिसर का नाम था इंस्पेक्टर लतीफ़, जो लिबिया से आने वाले हथौड़ा ग्रुप को इलीगल बोर्डिंग पास बनाकर देता था, जिसके बाद ना उन्हें चेक किया जाता, ना उनसे कोई सवाल किया जाता, और वो आसानी से पाकिस्तान आते और वापस चले जाते। ये ग्रुप सीधे शहर में घुसता, वारदातों को अंजाम देता और सुबह होने से पहले ही फ़्लाइट पकड़कर लिबिया चला जाता।
अब सवाल ये आता है कि लीबिया को इन वारदातों से क्या फ़ायदा था, जिसकी दो वजहें निकल कर सामने आईं। पहली वजह यह थी कि पाकिस्तान उस वक्त अमेरिका के बहुत करीब था और लीबिया की अमेरिका से दुश्मनी थी। लीबिया को अमेरिका और पाकिस्तान की ये दोस्ती बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी और इसीलिए वो पाकिस्तान की इमेज को इंटरनेशनल लेवल पर ख़राब करने का फैसला करते हैं। दूसरी वजह थी कि पाकिस्तान रशिया के खिलाफ अफगानी मुजाहिदीन का साथ दे रहे थे और ये बात कुछ बड़ी कंट्रीज़ को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इन्हीं दो वजहों के चलते कुछ कंट्रीज़ ने मिलकर पाकिस्तान को टारगेट किया ताकि वहाँ डर का माहौल बनाकर पाकिस्तान की इमेज को ख़राब किया जाए और उसे कमज़ोर किया जाए। अम्मार से पूछताछ में और भी कई खुलासे हुए, जिससे ये पता चला कि ये किसी एक शख्स का नहीं बल्कि पूरे नेटवर्क का काम है जो पाकिस्तान के बाहर से ऑपरेट हो रहा था और इसमें पाकिस्तान के शहरी खुद शामिल थे। पाकिस्तान के कुछ और लोगों से पूछताछ हुई, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और चूँकि अम्मार लीबिया का रहने वाला था इसीलिए उसे वहाँ डिपोर्ट कर दिया गया। इन गिरफ्तारियों के बाद अचानक ये वारदातें होना बंद हो गईं और हथौड़ी से शिकार हुए लोग भी हॉस्पिटल में आना बंद हो गए। आखिरकार इस केस को क्लोज कर दिया गया, मगर हथौड़ा ग्रुप का नाम पाकिस्तान के उस इतिहास में दर्ज हो गया जिसे आज भी सोचकर लोग सहम उठते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।